हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या हमें लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी कि हमें स्टॉक मार्केट में जो हमारा एम होता है वेल्थ क्रिएशन का, क्या ये वेल्थ क्रिएट हमारे लिए हो सकती है, हम फायदा ले सकते हैं लोन लेकर, या हमारी ये जो वेल्थ है ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये चीज हमारे लिए जानना जरूरी है कि लोन सही चीज है या गलत चीज है अगर हम इसको स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। तो इसको डिटेल में इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम लोन लेते हैं तो ये किस टाइप का लोन हमें मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दो बातें जाननी होगी। हमें कुछ बैंक्स लोन देते हैं या हमें कुछ एनबीएफसीज लोन देती हैं। एनबीएफसीज का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो हमें लोन दे सकती हैं या बैंक लोन दे सकते हैं। दूसरा हमें जो लोन मिल सकता है वो हमें फैमिली से मिल सकता है या फ्रेंड से मिल सकता है या रिलेटिव से मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, हम सभी जानते हैं, और किसी और क्लोज रिलेटिव या कोई भी जो आपको लोन दे सकता है पर्सनली, जो आपको जानते हैं। तो ऐसे लोग आपको लोन दे सकते हैं। पर अब इसमें दो बातें आती हैं कि ये जो बैंक्स लोन देते हैं ये किसी इंटरेस्ट पर आपको लोन देते हैं, और मोस्टली जो फैमिली फ्रेंड्स अच्छे वगैरह होते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, यानी कि इस पर इंटरेस्ट आपको नहीं देना होता है मोस्टली। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बाउंड नहीं रहते हैं, और कभी हो सकता है कि लोग इंटरेस्ट मांगे, पर ऐसा फ्रेंड्स फैमिली में मोस्टली नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज से आप बच जाते हैं कि फैमिली फ्रेंड से कम इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन आपको इसमें समझनी होगी कि दोनों ही कंडीशन में जो आपने पैसा लिया है ये आपको रिटर्न तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमेशा रहेगी दोनों टाइप के लोन में कि ये पैसा आपको रिटर्न तो करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से सबसे पहले बात क्या आती है कि आपने लोन लिया है तो अब आपका पीस ऑफ माइंड जो होता है वो तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको ये लोन वापस रिटर्न करना ही करना है। ठीक है, पहली बात तो ये हमेशा आपके मन में अंदर रहेगा कि मेरे को जो पैसा मैंने लिया है वो रिटर्न करना है, चाहे अभी आपने पैसा लगाया हो स्टॉक मार्केट में या नहीं। जैसे ही पैसा मिलता है उसकी रिटर्निंग, क्योंकि ये पैसा आपका खुद का नहीं है। दूसरी बात कि अगर बैंक या एनबीएफसी से मिला है तो अब आपको इस पर एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और मोस्टली वो फिक्स्ड इंटरेस्ट हो सकता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो अब ये जो इंटरेस्ट है ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमने सपोज बैंक से ही लोन लिया है, ठीक है, तो या एनबीएफसी से लोन लिया है, तो इसमें क्या होगा कि बैंक या एनबीएफसी सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन नहीं देंगे। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए लोन नहीं देगा। फैमिली फ्रेंड्स दे सकते हैं कि अगर वो देखते हैं कि आप काफी टाइम से इसमें सीख रहे हैं तो किसी वे में हेल्प करने के लिए दे सकते हैं, पर बैंक्स या एनबीएफसी नहीं दे सकते हैं। और इनके टर्म्स एंड कंडीशन में भी ये लिखा होता है कि आप जो भी पैसा आप ले रहे हैं वो किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं यूज करना है, क्योंकि ये रिस्की कैटेगरी में आता है, और इसीलिए आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। इसीलिए बैंक और एनबीएफसी का जो लोन इशू होता है आपको, वो किसी कंडीशन पर इशू होता है जिसको आप पर्सनल लोन कह सकते हैं। तो ये पर्सनल लोन इशू होता है, तो ये अमाउंट आपके बैंक में आपके चेक पर आपको मिल जाता है। अब इस पैसे को आप लीगली या एथिकली यूज ना करें, तो ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन मोस्टली जो है थोड़ा सा कम रेट पर मिल जाता है, यानी कि 10 से लेके 15% तक के इंटरेस्ट पर मिल जाता है। और यही एनबीएफसी क्या कहते हैं, इसी लोन को 12% से लेके 30-35% तक इस लोन को देते हैं। तो यहाँ पे एक फर्क आ जाता है कि बैंक से थोड़ा कम रेट पर मिल जाता है और एनबीएफसी से थोड़ा ज्यादा रेट पर मिलता है। प्रोसेसिंग एनबीएफसी में फास्ट हो जाती है, और यही चीज बैंक में थोड़ा सा स्लो होती है, लोन मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब क्या है कि हमें सपोज लोन मिल गया है, अब हम इस लोन को, सपोज हम पूरा का पूरा लोन अगर हमें मिलता है, मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें
10 लाख का हमने लोन ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि, और इसको हम फिक्स इंटरेस्ट पे मान लेते हैं, चलिए हमने इसको मान लिया कि हमें 12% पर हमने ये लोन ले लिया, ठीक है। तो हमने 12% पर अगर ये लोन ले लिया, कम इंटरेस्ट पर ही ले लिया, बिल्कुल हाँ बिल्कुल उस पर चल रहे हैं कि हम बिल्कुल कम बार्गेनिंग कर लिया, हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया अपने लिए। तब सबसे पहले तो आपको ये जो 10 लाख है, इसमें से आपको काफी सारे डिडक्शन होंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस बैंक लेगा आपसे, एनबीएफसी लेंगे, इसके बाद इंश्योरेंस आपसे लेंगे, इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आपसे लेंगे, इसके बाद पूरा जो भी इनका है टैक्स वगैरह वो सब भी आपसे लेंगे। तो कुल मिला के जो 10 लाख है उसमें से ये मान के चलिए 25,000 से लेके 50,000 तक की आपकी डिडक्शन ऑलरेडी हो जाएगी, यानी कि जो आपको पैसा मिलेगा वो 9,50,000 के आसपास मिलेगा। ये एक एग्जांपल है, ये थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं, पर हम एक क्राइटेरिया मान के चल रहे हैं कि इतना मिलेगा, मतलब आपको डिडक्शंस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 25,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं एवरेज 9,50,000 आपको मिलता है। तो अब आप आते हैं स्टॉक मार्केट में, आपने लोन ले लिया, आपने अपने डिडक्शंस भी ले लिए, अब आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं और अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप ऑलरेडी 50,000 के लॉस में हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि आपको जो ईएमआई देनी होगी वो पूरे 10 लाख पर देनी होगी, यानी कि एक मंथ का आपके पास टाइम है, और इस 10 लाख की अगर आपने 12% कर भी लिया है तो हम मान के चलते हैं कि आपको 20 से 21,000 के आसपास का आपका ईएमआई बनेगा पर मंथ का। तो इसका मतलब 30 दिन बाद एटलीस्ट, अगर आपने सेकंड हाफ में लोन लिया है तो 30 दिन बाद आपको ये लोन देना होगा, इसका ईएमआई का इतना अमाउंट। तो हम मान लेते हैं कि 20,000 का अलग से आपको रखना पड़ेगा ईएमआई के लिए। तो अब आपका टोटल जो है लॉस में 70,000 आप मान के चलिए, क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना जल्दी हम रिकवरी कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि हम ऑलरेडी इतने लॉस में हैं। अब आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्या है, फंक्शनिंग जब उसकी होती है तो ऑलरेडी वो 22 डेज की फंक्शनिंग होती है, क्योंकि बीच में सैटरडे संडेज होते हैं जिसमें फंक्शनिंग नहीं होती है, ये हॉलीडेज होती हैं। तो 22 डेज हमारे मंथ में रह जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो T+1 डे पर स्टॉक्स सेटल होते हैं, यानी होल्डिंग्स में आते हैं। अब जब आप इनको सेल करते हैं तो फिर से T+1 डे में आपका पूरा अमाउंट, यानी कि 100% अमाउंट आपके फंड्स में आता है, जहाँ पे आपको दिखने लगता है, और यही एक दिन और ले सकता है, यानी कि लगभग 1 से 2 दिन इसमें और लगते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो हम इधर 1 दिन और इधर 2 दिन, तो हम टोटल 3 दिन ये भी माइनस कर लेते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में 3 दिन और कम मान के चलें। अगर हमने प्रॉफिट कमाया 1 महीने के अंदर ही, तो हमारे पास टोटल डेज कितने रह जाते हैं, इफेक्टिव डेज जो है, इफेक्टिव डेज हमारे रह जाते हैं सिर्फ 19 से 20 डेज। चलो हम इसको 20 डेज इफेक्टिव डेज मान लेते हैं कि हमें पैसा विड्रॉ भी करना है, तो 20 डेज में हमें रिकवरी करनी ही करनी है, ठीक है। अब सपोज आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब आप बहुत अच्छा रिसर्च स्टडी करके आपको पता है कि स्टॉक मार्केट की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, फिर भी आप क्या करते हो कि इस अमाउंट को डिवाइड कर देते हो। मान लीजिए हमारे पास 9 लाख है अमाउंट, इस 9 लाख को भी आप क्या करते हो, डाइवर्सिफाई कर देते हो अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। सब में आप 1-1 लाख लगा भी देते हो, 1 लाख ए कंपनी में, 1 लाख बी में, ऐसे ऐसे करके आप पूरा 9 टाइम्स इसको डिवाइड भी कर देते हो। अब स्टॉक मार्केट में ये हमें सबको पता है कि चांसेस जरूरी नहीं है कि सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, तो हम इसमें ही मान लेते हैं कि हमारे सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं, बाकी हमारे 7 स्टॉक्स नीचे जाते हैं, ठीक है।
तो हमारे 3 स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हैं, इसको हम ग्रीन से लिख लेते हैं। ये 3 स्टॉक्स हमारे ऊपर जाते हैं और बाकी 7 स्टॉक्स हमारे नीचे की तरफ जाते हैं। तो हमारा मान लीजिए एवरेज रिटर्न फिर भी अगर बन रहा होगा तो अराउंड 5%, हम कह दें इसको कि 5% हमारा पॉजिटिव रिटर्न बन रहा है। ठीक है, ये भी कुछ दिन ले सकता है कि सपोज हम मान लें कि 10 दिन के अंदर, चलो हम एवरेज मान लेते हैं कि 10 दिन के अंदर हमारा 5% पॉजिटिव रिटर्न बन रहा है। तो अब आप देखेंगे कि 5% पॉजिटिव तो बन रहा है, पर आप ऑलरेडी इतने लॉस में जिसमें आपको 12% का इंटरेस्ट भी दे रहे हो, तो आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट बन रहा है वो 7% बन रहा है। अब आपको ये भी देखना है कि 5% जो आपका प्रॉफिट बन रहा है इनको एवरेज रिटर्न्स को लेकर, इसमें भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भी देना होगा गवर्नमेंट को। यानी कि ये जो प्रॉफिट मिल रहा है इसमें से आप 15% का टैक्स अलग से देंगे। ठीक है, तो सपोज आपको 9 लाख का 5% प्रॉफिट मिल गया है, तो ये कितना हो गया 45,000। ठीक है, अब इस 45,000 का भी आपने इतना रिस्क किया, मतलब सब कुछ आपने किया, अच्छे से किया। 45,000 में से आपको 15% देना भी पड़ेगा, तो हम इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो हमको 45 इंटू 15 करना होगा, तो ये हो जाता है आपका 6,750। ये आपको ऑलरेडी रखना होगा जब आप टैक्स फाइल करते हैं, तो इतना तो टैक्स आपको अपनी फाइलिंग के टाइम पर देना होगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली आपके पास कितना रह जाएगा 45,000 माइनस 6,750, तो ये हो जाएगा आपके पास 38,250। ठीक है, अब इसमें सर्विस चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, ब्रोकर चार्जेस, सर्विस चार्जेस, गवर्नमेंट टैक्स, तो ये जो इमीडिएटली कट के आपको मिलेगा, तो ये आप इसको 500 और माइनस करके चल सकते हैं। तो लगभग आपको 37,750 ये इफेक्टिव अमाउंट आपका प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, पर आप जानते हैं कि आपकी ईएमआई भी 22,000 जाने वाली है, तो वो भी आपकी ईएमआई जाएगी 15% के लॉस पर। तो आपने इफेक्टिव रिटर्न 55% कमाया, लेकिन आपका जो लॉस है वो इतना हो रहा है। तो ये है तब जब आपने बहुत अच्छे से किया, और ये चांसेस फेवरेबल हमने सारे कैलकुलेट किए हैं। अब अगर हम अनफेवरेबल की बात करते हैं तो मोस्टली चांसेस हैं कि आप लॉस में ही जाएंगे, और अगर आपका जरा भी लॉस होता है, यानी कि आप 5% नेगेटिव चले जाते हैं, तो ऑलरेडी आप 45,000 में से 5% नेगेटिव, यानी कि आप कितने लॉस में चल रहे थे पहले, 50 और 20 70,000 के लॉस में थे, उसमें से आपने 45,000 का लॉस और कर लिया है। तो ये आपका एडिटिव हो जाएगा 5 और 7 8 9 10 11, यानी कि 1,15,000 का लॉस आपका हो जाएगा। अब आप इसको रिकवर करने के लिए फिर से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉस होता चला जाएगा कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की है, वो भी लोन अमाउंट को लेकर। तो ये लीगली भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देगा, तो आपका पीस ऑफ माइंड जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या नुकसान हमारा हो रहा है कि हमारी वेल्थ क्रिएट ना होके डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारा पीस ऑफ माइंड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। इसके साथ साथ हम और ज्यादा डेप्ट में आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक तरह से स्टॉक मार्केट को नेगेटिव परस्यू करने लग जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में गलती हमने की थी। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमारी फैमिली लाइफ अफेक्ट होगी, और इन सारे रीजंस की वजह से हमें स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। और ये जो स्ट्रेस है ना, ये फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी चीज है, ये काफी हमारे अंदर बीमारियां या हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हेल्थ डिस्ट्रॉय बनता है ये स्ट्रेस। तो इसीलिए कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये आप हमेशा के लिए अपने अंदर बांध लें। जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपका खुद का मनी होना चाहिए, योर ओन मनी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।